नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। मजदूरों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले से राजनीतिक हंगामा मच सकता है। योगी सरकार ने यूपी में मजदूर आयोग बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत यूपी के मजदूर अगर और राज्यों में काम करने जाएंगे तो पहले वहां की सरकारों को यूपी से इजाजत लेनी पड़ेगी। मजदूरों की घर वापसी को लेकर जिस तरह से तलवारें खिंची हैं, उसके बाद योगी सरकार का यह फैसला राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील है। इस फैसले का ऐलान करते वक्त योगी आदित्यनाथ ने कहा भी है कि लॉकडाउन में कई राज्यों ने मजदूरों का ठीक से ख्याल नहीं रखा। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से प्रवासी मजदूर ज्यादातर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में थे। यूपी के मजदूरों की घर वापसी को लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर राजनीतिक आरोप लगे। दिल्ली, मुंबई से मजदूरों के पैदल चलने की तस्वीरें या बस और ट्रेन के लिए धक्के खाने की तस्वीरें लोगों को डराती रही। लेकिन मजदूरों पर यूपी के फैसले के बाद मराठी मानुस की राजनीति करते आए राज ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उधर उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी दल योगी सरकार की कथनी और करनी का सवाल उठाकर उन पर टूट पड़े। इसलिए आज दंगल में सवाल यह है कि मजदूरों का सगा कौन और मजदूरों को ठगा कौन। घर वापसी कर रहे मजदूरों को लेकर यूपी की योगी सरकार ने नया मोर्चा खोल दिया है। यूपी में श्रमिक कल्याण आयोग बनाने जा रही योगी सरकार ने कहा है कि अब कोई अन्य राज्य अगर यूपी के मजदूरों की सेवाएं लेगा तो पहले उसे यूपी सरकार से इजाजत लेनी होगी। जो माइग्रेंट लेबर आ रही है, इसकी स्क्रीनिंग के साथ ही हम इसकी स्किलिंग भी करने जा रहे हैं और स्किल मैपिंग की जो कार्रवाई हमारी चल रही है, स्किल मैपिंग के माध्यम से आप आश्चर्य करेंगे कितना अच्छा मैन पावर हमारे पास है। तो इस मैन पावर को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसका बीमा कराएगी, इसको हर प्रकार से हम सुरक्षा देंगे। लेकिन साथ साथ राज्य सरकार बिना हमारी परमिशन के हमारे लोगों को लेकर के नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ राज्यों में जिस प्रकार की दुर्गति हुई है, जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, उसको देते हुए हम इनकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का दावा है कि यूपी में अब तक 23 लाख प्रवासी मजदूर लौट चुके हैं और अगले हफ्ते तक लौटना चाह रहे सभी प्रवासी मजदूर यूपी लौट आएंगे। यूपी में 18 लाख मजदूरों की घर वापसी के लिए सबसे ज्यादा 1321 श्रमिक ट्रेनों को मंजूरी दी गई। बसों के जरिए भी करीब 2.5 लाख मजदूर यूपी लौटे हैं। बड़ी तादाद में घर लौटे मजदूरों को रोजगार देना चुनौती होगी। ऐसे में मजदूरों की स्किल मैपिंग की बड़ी योजना बना रही योगी सरकार ने मजदूरों के बहाने राजनीतिक तीर भी छोड़ दिया है। जितने भी श्रमिक भाई हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, इन्होंने तमाम राज्यों को संपन्न किया है। तमाम राज्यों में इन्होंने जाकर अपनी स्किल्स का प्रदर्शन किया है और तमाम राज्यों को डेवलप किया है। तो इसलिए हमारे श्रमिक भाइयों में बहुत स्किल है और उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को लिखित तौर से मांगना होगा हमारे श्रमिक के लिए। हमारे श्रमिक भाई तभी जाएंगे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी सरकार को कम से कम उत्तर प्रदेश के मजदूरों पे कोई हक नहीं है बात करने का। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। बेचारे भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर महाराष्ट्र से पैदल आए हैं। आप महाराष्ट्र में उनको खाना तक नहीं दिला पाए थे, इसलिए आप मजदूरों पर अधिकार मत जमाइए। या महाराष्ट्र सरकार को आप उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मजदूरों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। एक सीधा सा सवाल है, ये कमीशन बनेगा उनकी प्रतिभा देखने के लिए, उसके अनुसार रोजगार देने के लिए, ठीक है, स्वागत। पर एक कमीशन और बन जाए कि जितने मुख्यमंत्री जी और इनकी सरकार ने और प्रधानमंत्री जी और उनके वित्त मंत्री ने वादा किया है वो जमीन पर उतर आए, लागू हो जाए। कहते कुछ हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो, पर वो जमीन पर उतर नहीं रहा है। मजदूरों पर यूपी सरकार के इरादे से महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर सीधा असर पड़ सकता है, इसलिए वहां से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इतने सालों साल से हमने पूरे देश के मजदूरों को मुंबई ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, घर दिया है, दाना पानी दिया है। उसमें से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के थे। हमारे यहाँ एक भाईचारे से रहते थे। अभी संकट के घड़ी में मजबूरन उनको जाना पड़ा। उसका दोष अगर कोई राज्य सरकार को देता है तो ये ठीक नहीं है। अब अपने लोगों को अगर वो महाराष्ट्र में या और किसी राज्य में नहीं भेजना चाहते तो वो राज्य की जिम्मेदारी, हम हमारे क्या जिम्मेदारी है।
एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि आदित्यनाथ याद रखें कि मजदूरों को भी लौटने से पहले महाराष्ट्र की इजाजत लेनी पड़ सकती है। महाराष्ट्र सरकार को प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में रखना चाहिए। मुंबई से कमलेश सुतार और नीलांशु शुक्ला के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ राजीव त्यागी हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अरविंद वाजपेयी हैं, वो एलजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आशुतोष हैं, सत्यहिंदी.com से जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पहले आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। हमारे साथ वागीश सारस्वत होंगे, जो कि प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि राज ठाकरे की पार्टी के। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले गौरव भाटिया, मजदूरों के लिए आयोग बनाना, इस आयोग से क्या करना चाहती है राज्य की सरकार? उनके अधिकारों को सुरक्षित करना चाहती है या फिर उनके लिए सीमाएं सील कर देना चाहती है कि और राज्य कोई ले ही नहीं उनको? रोहित जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को और भारत देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहूंगा कि इस संकट की घड़ी में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री, जो कि अपने मजदूरों का, जो उत्तर प्रदेश से हैं, किस तरह से ध्यान रखता है, ये उदाहरण पेश किया है बाकी प्रदेशों के लिए। और आपकी रिपोर्ट खुद दिखा रही है रोहित जी कि सबसे ज्यादा श्रमिक ट्रेन अगर चलाई गई किसी प्रदेश की गुजारिश करने पे, तो वो उत्तर प्रदेश से 1321 18 लाख मजदूरों को वापस लाया गया उत्तर प्रदेश ट्रेनों के द्वारा और 2.5 लाख बसेस के द्वारा। इसके अलावा उनको केवल वापस नहीं लाया गया रोहित जी, उनको रोजगार के अवसर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है और उनकी आर्थिक मदद की जा रही है। देखिए, बोर्ड इसलिए आवश्यक हो जाता है कि ये एक अच्छी पहल है। प्रदेशों को ये नहीं पता होता है कि कितने लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं बाहर कार्य कर रहे हैं और उनको कैसे रोजगार के अवसर हम प्रदेश में ही पैदा करके दें। और इसीलिए इस बोर्ड की एक अहम भूमिका होगी। और आगे चल के ये तो श्रमिकों पे है, वो अगर बाहर जाके कार्य करना चाहे तो अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नीति लाई जा रही है कि रोजगार के अवसर पैदा हो, एक बोर्ड हो जहां पंजीकरण हो, जहां पता रहे कि ये हमारी मजदूरों की संख्या है और उसी के आधार पे उनका पूरा सदुपयोग करते हुए उनको रोजगार के अवसर दिए जाए। गौरव भाटिया, मजदूरों की संख्या को गिनने के और भी तरीके होते हैं। इसमें आपने शर्त लगाई है कि कोई राज्य जहां पर अगर मजदूर काम करना चाहता है तो वो राज्य आपके राज्य को बताएगा, तब आप उसको मजदूर देंगे, तब वो जाकर वहां पर काम कर पाएगा। इस देश का संविधान कहता है देश के किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में रहने, काम करने, अपनी आजीविका कमाने का अधिकार है। इस संघीय ढांचे में क्या आपको नहीं लगता कि आप राज्यों के बीच एक और दीवार खड़ी कर रहे हैं? रोहित जी, बिल्कुल ही नहीं। देखिए, अगर कोई जानकारी प्रदेश इसलिए मांग रहा है कि उसका लाभ जो है मजदूरों को मिले, उस पर कोई आपत्ति नहीं है और वो संघीय ढांचे पे कोई प्रहार भी नहीं है। प्रहार ये होता है जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन से शिवसेना की सरकार है, तो शिवसेना कहती है कि कोई मजदूर दूसरे प्रदेशों से नहीं आएगा, खासकर उत्तर प्रदेश से और बिहार से। और आपने देखा भी है, मैंने तभी श्रमिक ट्रेन का उदाहरण दिया, किस तरह से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये राज्य पीछे रह गए क्योंकि इन्होंने श्रमिक मजदूरों की कोई चिंता नहीं करी। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार हो, चाहे राशन देने की बात हो, पीएम केयर फंड से 1000 करोड़ रुपए की बात हो, और इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखाया है कि हमारी प्रतिबद्धता उनके हित में है और हम सुनिश्चित करेंगे कि वो अपने घर लौटे और रोजगार के अवसर भी हम उत्पन्न कर पाए। 1.5 मिनट हो गया आपका, इसीलिए मैंने 2 सवाल पूछे क्योंकि आपने पहली बात जल्दी खत्म कर दी थी। राजीव त्यागी, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ने ठगा और इसीलिए योगी आदित्यनाथ है मजदूरों के सगा। अब आप बताइए कि महाराष्ट्र की सरकार अगर उन लोगों को वहां खाना खिलाने, रहने और बाकी चीजों की व्यवस्था करती तो क्या मजदूरों को वापस जाना पड़ता? एक उनका आरोप शिवसेना पर है। दूसरा मेरा सवाल आप ही से है, क्योंकि आपकी सरकार है महाराष्ट्र में और वहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की पार्टी राज ठाकरे की, जो कि उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई भी हैं, वो ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ तय कर लें आगे अगर इनके मजदूरों को यहां आना है तो फिर पहले हमसे परमिशन लें। देखिए, आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूं और बहुत स्पष्ट रूप से 2 चीजें इसमें कहना चाहूंगा रोहित जी।
पहली बात तो बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरह से मजदूर भाई हैं और सबसे बड़ी संख्या पूरे देश में उत्तर प्रदेश से मजदूरों की आती है, तो मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने विगत 2017 से लेकर अभी तक कितने प्रयास किए रोजगार देने के। उत्तर प्रदेश में 29.43% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे, गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, जो देश में चौथे पांचवें नंबर पे आता है, जो चिंता का विषय है। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, यदि आप इतने गंभीर थे 3 साल से, तो आपने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए होंगे। उत्तर प्रदेश में जब एक नौकरी आती है पीएन की, तो उसमें पीएचडी लोग अपनी नौकरी के लिए भरते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार यदि नौकरी दे रही होती, रोजगार के अवसर दे रही होती, तो मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़ता या उत्तर प्रदेश वासियों को पलायन नहीं करना पड़ता। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए। दूसरी बात बहुत स्पष्ट है यहां पर रोहित जी, कि एक संघीय ढांचे में जिस तरह की बातें उठ रही है कि हम अपने मजदूरों को परमिशन नहीं देंगे, दूसरे राज्य से जो प्रश्न उठ रहा है कि हम पहले परमिशन देने का काम करेंगे, लेने का काम करेंगे, तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, संघीय ढांचे के विरुद्ध है ये सब चीजें। और संघीय ढांचे के जब विरुद्ध है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, इंटरवीन करके इस पर स्पष्ट गाइडलाइन देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संविधान के हिसाब से कहीं भी रोजगार करने का, कहीं भी बसने का अधिकारी है। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है। तीसरी बात जो बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के हिसाब से उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में 10 में से 6 मजदूरों की नौकरी चली गई है ग्रामीण क्षेत्र में, 10 में से 8 मजदूरों की नौकरी चली गई है आपके शहरी क्षेत्र में। और उत्तर प्रदेश में सबसे बुरा हाल इस बात का हुआ कि मनरेगा रजिस्टर में अपनी बात रजिस्टर कराने के लिए, अपने रोजगार के रजिस्टर कराने का काम उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार मनरेगा में इतने रोजगार उपलब्ध करा पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार उद्यमियों के साथ बात करके उनको रोजगार दिला पाएगी? आपको इस बात से आपत्ति है कि हर राज्य के पास अपने लोगों का एक डेटा हो कि कौन से लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, किस देश के किस किस हिस्से में काम कर रहे हैं? आपको इससे आपत्ति है क्या? बिल्कुल, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, स्वागत योग्य है, इनको करना चाहिए, ये अच्छी बातें करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि क्या निरी भाषण देने से या कोई क्या आपको इस बात से आपत्ति है कि एक राज्य में एक पार्टी खड़ी होकर यह कहे कि जितने मजदूर बाहर से आ रहे हैं पहले हमारी परमिशन होगी तभी आएंगे, यहां थाने में इनका रिकॉर्ड दर्ज कराओ वरना नहीं आने देंगे? क्या आपको इस बात से आपत्ति है या नहीं? बिल्कुल आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति है। और निश्चित रूप से जो राज ठाकरे बात कर रहे हैं उसके विरोध में हम लोग अपना विरोध दर्ज करते हैं और प्रतिकार करते हैं इस बात का। आपको विरोध थोड़ी दर्ज करना, आपकी सरकार है वहां, सुन ले चैनल पे, आपको सवाल करना उनसे, राज ठाकरे को खुदा नहीं है, आपको सवाल करना उनसे, आपकी सरकार है वहां। देखिए बहुत स्पष्ट है, हमारी सरकार है वहां पर, और जब भी कोई ऐसी बात होगी तो कार्रवाई हुई भी है और आगे भी कार्रवाई होगी अगर इस तरह की बात होगी। संविधान के मूल ढांचे से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। राजीव जी, 8-10 महीने पहले उद्धव ठाकरे के लिए भी आप यही कहते थे कि वो खुदा नहीं है, आज आपकी सरकार के सीएम है वो। नहीं, देखिए अब आप राज ठाकरे के लिए कह रहे हैं कि वो खुदा नहीं है। जो बात कही है उद्धव ठाकरे के लिए ऐसा कहते थे, एक मिनट प्लीज रोहित जी, कोई भी मेरा बयान निकलवा के दिखा दीजिए जो उद्धव ठाकरे के बारे में मैंने कभी चर्चा भी की हो या कभी कोई ऐसी बात भी कही सर, जब मैं कहता हूं हमेशा नफरत के अगेंस्ट रहा कांग्रेस पार्टी और संघीय ढांचे आप इसको निजी ना ले, पहली चीज मेरा कोई आपके ऊपर निजी आक्षेप नहीं है। लेकिन सुनिए, जब मैं कहता हूं आप यानी कि आपकी पार्टी से, या आप इससे भी इनकार करते हैं कि आपकी पार्टी का कोई कथन नहीं था उद्धव ठाकरे के बारे में? विनम्रता से बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, जब भी प्रवासी भारतीयों पे, उत्तर भारतीयों पे निश्चित रूप से मुंबई से लेके कहीं भी उद्धव ठाकरे जी ने कोई अगर बात गलत कही हो या फिर राज ठाकरे साहब ने अगर कोई बात गलत कही हो, उसका प्रतिकार कांग्रेस ने किया है, हम आगे भी करेंगे। और संघीय ढांचे के विरोध में कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। कांग्रेस का बहुत स्पष्ट स्टैंड है। ओके, कैसे होगा सर, वो देखने वाली बात होगी। वागीश सारस्वत हमारे साथ आ गए हैं। वागीश सारस्वत की आवाज कट गई है, उनसे वापस बात करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हैं आशुतोष और अरविंद वाजपेयी, दोनों को फटाफट लेकर आ रहा हूं, एक सवा मिनट अपनी बात कहने के लिए ले लें। अरविंद वाजपेयी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक मजदूर दूसरे राज्य में जाए तो दूसरा राज्य पहले बताए कि इसका क्या करना, हमें इसको हम क्या काम देंगे, इसके रहने खाने की व्यवस्था हम कहां करेंगे, इसको हम कितना पैसा देंगे, जो यूपी की सरकार कह रही है, या ये संघीय ढांचे पर एक कुठाराघात है, चोट है? बोलिए जल्दी से। देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ एक गरीब परिवार से आए हैं, वो भी बिल्कुल गरीब का दर्द और मरहम सब चीज समझते हैं, उनकी नीयत बड़ी साफ है।
उसी के तहत उन्होंने एक बात रखी है कि हम ये चाहते हैं कि मजदूर की सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। अभी हाल में जो कोरोना के संकट काल में महाराष्ट्र में जिस तरह के साथ मजदूरों से दुर्व्यवहार हुआ, मजदूरों को राशन नहीं दिया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बकायदा अनाज की व्यवस्था की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की कि आप शेल्टर हाउस बनाइए। हमने रेलों की व्यवस्था की, बसों की व्यवस्था की, उन्होंने रेलों पे राजनीति की, उन्होंने राशन पे राजनीति की। तो क्या हमारा दिल नहीं पसीजेगा? क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि ये भयावह स्थिति दोबारा ना हो, मजदूरों के साथ इस तरह का बर्ताव दोबारा ना हो? उसी के चलते ये लेबर वेलफेयर बोर्ड हर राज्य में होते हैं, ये उसी का एक्सटेंशन है। माइनॉरिटी कमीशन होती है कि नहीं होती है, वुमेन कमीशन होती है कि नहीं होती है। तो अगर मजदूरों के लिए कोई कमीशन बन जाएगा तो उसमें हाय तौबा की कौन सी बात है? भाई मजदूरों को किस स्केल में कितनी मिनिमम वेज मिलेगी आपको मालूम है? अभी तो खैर मामला ठीक हो गया कि मिनिमम वेज भी हम फिक्स नहीं कर सकते थे जब तक कि वो शेड्यूल इंडस्ट्री नहीं होगी। तो मतलब अगर मजदूरों की भलाई के लिए कोई प्रोग्राम लाने की पहल की जा रही है तो उसको राजनीति की तरफ क्यों ले जाना है? वेलकम करना चाहिए। डाटा बन जाए तो उसमें किसी को क्या एतराज होगा? देखिए मजदूरों के लिए सोचता कौन है? केवल ये कह देना कि महाराष्ट्र से लोग आ रहे थे, वहां उनका ख्याल नहीं रखा गया। सर लोग तो गुड़गांव से भी गए वापस, लोग तो गाजियाबाद से भी गए वापस, लोग तो नोएडा से भी गए वापस। वहां उनको खाना खिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? देखिए ये बहुत अच्छी रोहित जी ये बहुत अच्छी पहल है। मैं कह रहा हूं इस संकट काल से अगर मजदूरों के वेलफेयर के लिए कोई आयोग बनता है, कोई नॉर्म सेट होते हैं तो उसमें किसी को क्या एतराज होगा? कोई भी कानून, कोई भी आयोग संविधान से तो बड़ा नहीं हो सकता। जब कोई लॉ इन कन्फर्मिटी, मैं तो कह रहा हूं आप बनाइए डेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हर राज्य को पता होना चाहिए उसके कितने लोग कहां काम कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संघीय व्यवस्था के तहत अगर राज्यों के बीच में स्थिति यह आ जाएगी कि उसको फिर इंस्पेक्टर राज में जाना पड़े, लाइसेंस लेना पड़े, वीजा जारी करवाना पड़े, तब तो दिक्कत होगी ना सर। और उसमें बीच में इंस्पेक्टर खड़े हो जाएंगे ऐसे जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना, वरना नहीं आने देंगे। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। देखिए अरे सुनिए ना, एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन होता था कि नहीं होता था? इस तरह का अगर एनरोलमेंट होता है, मान लो हमको मालूम है कि हमारे स्टेट के पास 10 लाख वर्कर हैं, तो उसी हिसाब से हमारी इंडस्ट्री की प्लानिंग होगी। उसमें मतलब उसको नेगेटिविटी में ना ले जाइए प्लीज। ये मजदूरों के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य सरकार हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3000 रुपए महीने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर को पेंशन की व्यवस्था किसने की? ये हम नहीं की ना। 10,000 रुपए का कर्जा बगैर किसी चीज के काम करने के लिए किसने दिया? ये हम नहीं दिया ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है जब तकलीफ में होता है ना सर, वो कर्जा नहीं मांगता सर, वो मदद मांगता है पहली चीज। अब आप कर्जा देने को भी अपनी पीठ थपथपाने के लिए रखना चाहते हैं सर, आपका चॉइस है। लेकिन उसके मैं आपसे एक बात कह रहा हूं सर, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, पहली चीज मैं किसी चीज को नेगेटिव तौर से नहीं देखता, मैं हर चीज में पॉजिटिविटी तलाशने की कोशिश करता हूं। 2 राजनीतिक पार्टियां हैं सर जो आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती हैं और मीन मेक निकालती हैं। मेरा काम है हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लोगों के सामने लाकर रख देना। इसलिए जो सवाल उठेंगे सर वो सवाल तो मैं पूछूंगा। कांग्रेस समर्थित राज्य नहीं, पूछिए मैं क्या कह रहा हूं। कांग्रेस ने कोई मौका छोड़ा राजनीति करने का? ठीक है, नहीं आप जवाब दीजिए मेरे को। ठीक है, मैं आपके कांग्रेस सवाल के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मजदूरों के नाम पे राजनीति करेंगे? ठीक है, मैं आपका सवाल अभी राजीव त्यागी के पास ले जाऊंगा, लेकिन उसके पहले वागीश जी आ गए और आशुतोष आ गए। एक सेकंड आशुतोष, क्या ये एक पॉजिटिव पहल है योगी आदित्यनाथ की जिसको हम नेगेटिवली देखने की कोशिश कर रहे हैं? हम बोले तो मैं और आप दोनों की बात कर रहा हूं, या कांग्रेस पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी उसमें नेगेटिविटी तलाश रही? बोलिए। देखिए रोहित, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनको गलत सलाहें दी जा रही हैं। गलत सलाह इसलिए दी जा रही है क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी मुख्यमंत्री यह तय कर ही नहीं सकता है कि वो अपने यहाँ के मजदूरों पर यह प्रतिबंध लगा दे कि वो दूसरे के राज्य में जाने के पहले उसकी परमिशन ले। ये भारत के जो फंडामेंटल मौलिक अधिकार है उसके खिलाफ है। और हमारा जो संविधान है बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी आदमी कहीं भी जाकर नौकरी तलाश कर सकता है, नौकरी कर सकता है और वहां रह सकता है, और उसके लिए उसको किसी तरीके की कोई अड़ंगा ना तो राज्य सरकार लगा सकती ना केंद्र सरकार लगा सकती।
और अगर इस मामले में अगर कोई फैसला करना ही है तो वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बस की बात नहीं है, उसको संविधान में संविधान संशोधन के जरिए पास करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि दूसरी बात क्या है कि जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो आपके संघीय मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पहली चीज जो कह रहे हैं वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान विरोधी बात कह रहे हैं। हाँ, अगर वो किसी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, नंबर रखना चाहते हैं, वो बिल्कुल एक अलहदा बात है। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि वो मजदूरों के हित की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों उन्होंने अचानक फैसला कर लिया था कि 8 बजे से कि हम 12 घंटे तक मजदूरों से काम लेंगे, और उसके बाद आरएसएस के जो संगठन है भारतीय मजदूर संघ, उनके साजी नारायण ने साफ तौर पे कहा था कि जंगल राज बनाने की कोशिश की जा रही है और कोरोना से ज्यादा बड़ी महामारी लाने की कोशिश की जा रही है, और उनके दबाव में आने के बाद फिर योगी आदित्यनाथ को फैसला वापस लेना पड़ा था। तीसरी बात, बीजेपी अखंड भारत की बात करती है। ये कैसा अखंड भारत बीजेपी बनाना चाहती है जहां एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य में जाने के लिए परमिशन लेना पड़े? नहीं आशुतोष जी, मैं आपको थोड़ा दुरुस्त करना चाहता हूं। इससे पहले कि गौरव बोले, मैं आपको एक चीज पे दुरुस्त करना चाहता हूं। ये बात तो कहीं आई नहीं ना कि बैन लगा देंगे दूसरे राज्य जाने पर। सवाल ये आया कि दूसरा राज्य इस बात की श्योरिटी देगा कि वो उसकी व्यवस्था क्या करने वाले हैं, वो उसको क्या वेज देने वाले हैं, वो उसको क्या काम देने वाले हैं, वो उसकी स्किल मैपिंग करना चाहते हैं। इसमें कहीं ये बात तो आई नहीं कि हम तुमको जाने नहीं देंगे। बात तो राज ठाकरे की तरफ से आई कि हम आने नहीं देंगे, उसके बारे में आप बोल ही नहीं रहे कुछ। अब जो बात आप कह रहे हैं, नहीं रोहित, जो बात आप कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि ये शर्तें लगा दी आपने उसके जाने पर। तो हिंदुस्तान का संविधान कोई शर्त नहीं लगाता है। आदमी कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है और उसको किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता। ठीक है, जैसे 35A का मामला था तो वो एक अलग मामला था, वो प्रिविलेज का मामला था और वो संविधान में बाकायदा वर्णित था। या नॉर्थ ईस्ट के अंदर है वो वर्णित है, या हिमाचल प्रदेश के अंदर वहां पे वर्णित है, वहां आप जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। लेकिन एक पार्टी जो अखंड भारत की बात करती है वो कैसे कह सकती है कि भाई ये अगला राज्य। लेकिन आशुतोष जी, अगर एक राज्य ये कहे कि हम स्किल मैपिंग कर रहे हैं और जिस भी राज्य में हमारे यहाँ के लोग काम करने जा रहे हैं वो सोशल सिक्योरिटी की गारंटी दें, ये बुरा है क्या? गौरव भाटिया अपनी बात रख लीजिए, फिर वागीश जी लगातार टिमटिमा रहे हैं, वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच में वागीश जी का। वही मैं कह रहा हूं, राज्य सरकार का काम अब मैं बोल लूंगा आशुतोष जी, थोड़ा सा संयम रखिए। ओके, वो अपनी इच्छा से चाहे करेगा कि वहां जाके मुझे काम करना या नहीं काम करना, उनकी शर्तें मुझे मंजूर या मंजूर नहीं है। ओके, गौरव भाटिया बोलिए, उसके बाद वागीश जी के पास जाने। फटाफट गौरव भाटिया बोलिए। फटाफट नहीं होगा, मैं दोनों की बात का उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो आशुतोष जी एक पत्रकार है, जब संविधान की बात करिए तो संविधान को पढ़िए भी तो अच्छा रहेगा। अनुच्छेद 19 है, राइट टू रोम फ्रीली इन इंडिया, कहीं जा सकता है कोई भी, और ये भी जो है इसमें रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, रीजनेबल होने चाहिए। किसने कह दिया कि रोक लगा देगी उत्तर प्रदेश सरकार? अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि पहले रोजगार के अवसर वो प्रदेश में दे और तब भी अगर कोई मजदूर या कोई और व्यक्ति बाहर जाना चाहता है तो उसके सम्मान की रक्षा हो सके, और जिस प्रदेश में वो जा रहा है वहां पे ठीक ठाक उचित व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित करने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैं नहीं समझता। दूसरी बात देखिए कैसे आधी बात बताई जाती है। आशुतोष जी ने बताया कि किस तरह से लेबर लॉ उत्तर प्रदेश में संशोधित करने की एक बात हुई थी जो कि विड्रॉ हो गई, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान और पंजाब में लेबर लॉ संशोधित कर चुकी है, लेबर जो हमारा मजदूर वर्ग है उसके खिलाफ। वो बात शायद आपने पढ़ी नहीं, आजकल एक ही वर्ग का आप पढ़ रहे हैं। अब मैं कांग्रेस पे आता हूं। कांग्रेस, राजीव त्यागी जी से मेरा सवाल है, मैं एक जिज्ञासु बालक हूं। मेरा सवाल ये है, श्रमिक मजदूरों की चिंता सोनिया गांधी जी ने कहा था 85% जो केंद्र दे रहा है और 15% प्रदेश की सरकार है, वो नहीं, कांग्रेस के स्टेट यूनिट देंगे। आज पूरे देश को एक एक स्टेट का बताइए कांग्रेस के स्टेट यूनिट्स ने कितना रुपया दिया है। और दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा गांधी जो कि कहती है हम बसेस भेज रहे हैं उत्तर प्रदेश, 5 ऐसे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस का शासन है, बताइए वहां के मजदूरों के लिए प्रियंका वाड्रा गांधी ने क्या किया है? महाराष्ट्र तो श्रमिक ट्रेन भी नहीं ले रहा। पीयूष गोयल जी ने, एक मिनट, पीयूष गोयल जी ने तो यहां तक कहा कि उद्धव ठाकरे जी ने एक बार उनसे बात नहीं करी है, एक बार गुजारिश करे और ट्रेन वहां मिल जाएगी, लेकिन ये चाहते ही नहीं कि श्रमिक मजदूर अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचे। शॉर्ट में वागीश जी आ गए, राजीव जी उसके बाद आपका जवाब होगा। वागीश सारस्वत जी, ये बात राज ठाकरे कैसे कहते हैं कि आने से पहले फिर यहां महाराष्ट्र से पूछ लेना कोई भी मजदूर जो काम करने आएगा? रोहित जी, बात शुरू किसने की? योगी जी ने शुरू किया है। अगर योगी जी कह रहे हैं कि उनके यहाँ से आने वाले मजदूरों की इजाजत ली जाएगी, तो हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो भी आए
उसका एक पंजीकरण होना चाहिए, उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि कौन कहां से आ रहा है, कितने दिन के लिए आ रहा है, कहां रहेगा। यही बात योगी जी ने की। हम तो योगी जी का स्वागत करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी समस्या को हल करने की दिशा में एक कदम उठाया है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है ताकि आगे व्यवस्थाएं बन सके। महाराष्ट्र में जो असुविधाएं हो रही हैं, अव्यवस्थाएं हो रही हैं, उनको ठीक करने का ये सही अवसर है। माइग्रेशन आयोग बनाया जाना आप चाहिए। ये कह रहे हैं कि जितने मजदूर आते हैं उत्तर प्रदेश बिहार से, उन्हीं की वजह से अव्यवस्थाएं होती हैं, वरना तो महाराष्ट्र वाकई जो है मैनहट्टन है। अव्यवस्थाएं होती हैं, इसको स्वीकार करने में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, आप खुल के बोल ही नहीं रहे हैं। या तो साफ साफ बोलिए कि इन्हीं की वजह से होती हैं, बाकी तो वरना सब कुछ ठीक ठाक है। अरे मैं स्वीकार कर रहा हूं कि इन लोगों की वजह से ही तकलीफ होती है, क्योंकि इनका ना आता होता है ना पता होता है। हमने इनसे कहा कि यहाँ मत जाइए, महाराष्ट्र में आपकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, महाराष्ट्र आपको भोजन दे रहा है, महाराष्ट्र आपको रहने की व्यवस्था कर रहा है, इसके बावजूद जाने की स्थितियां बनी। लोग दौड़ दौड़ कर अपने घर जा रहे हैं, वहां क्वारंटीन हो रहे हैं। अरे जब आपको महाराष्ट्र सब कुछ दे रहा है तब आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं थी, आप चले गए हैं। आपके मुख्यमंत्री अगर ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं मतलब माइग्रेशन आयोग, मतलब हर चीज का जिम्मेदार मजदूर है। आप तो सब कुछ दे रहे थे, वो भाग गया उठ के वहां से। मजदूर इसका जिम्मेदार नहीं है ना? आप तो सब कुछ पूरा उनके लिए प्रिपेयर करके बैठे थे, वो भाग गया छोड़ के थाली आपकी, ये आप कह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, कुछ तकनीकी खामी हो गई है फिर से लगता है। वागीश जी थोड़ा माइक को हिला लीजिए एक बार, आवाज आनी बंद हो गई है, फोन शायद म्यूट हो गया आपका, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। वागीश जी लगातार बोलने का लाभ नहीं है, आपका फोन म्यूट हो गया है शायद, उसको चेक कर लीजिए दोबारा से। वापस आता हूं आपके पास। राजीव त्यागी अब सुन लीजिए, अब दीजिए जवाब। आपकी सरकार है और ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी दुर्गति होती है उसके लिए उत्तर भारतीय जिम्मेदार है, जो बाहर से आता है उसका ना कोई अता होता ना पता। हम तो सब कुछ दे रहे थे, वो भाग गया उठ के। वागीश जी फोन दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, तब तक उनका जवाब लेता हूं। बोलिए राजीव त्यागी। देखिए मैं आपको इससे पहले वागीश जी की टिप्पणी से पहले गौरव भाटिया जी वकील भी हैं और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 जो है वो हमें कहीं भी किसी भी प्रकार से रोजगार देने की बात करता है, वो गलत बोल रहे हैं। शायद कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़ा नहीं है वकील होने के बाद भी। आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 6 है जो हमें कहीं भी फ्रीली काम करने का, बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल रुक जाइए, उसके बाद आपको देख लीजिए इंटरनेट पे तो देख लीजिए। राजीव जी उन्होंने कहा, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, यहाँ पे मैं आज तक के दो है ना, रोजगार की बात नहीं थी वहां पे, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 हमें किसी भी राइट टू स्पीच देता है पूर्णतया। उसको जरा देख ले, आप देख ले गौरव जी, बाद में बता देंगे। आगे बढ़े। अब मैं यहाँ आज तक के दो बातों को कोट करना चाहता हूँ जो आज तक आज तक जो बातें कही हैं, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। गौरव जी रुकिए, आपकी पोल खुलती है ऐसी बौखलाते हैं आप। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं गौरव जी, आज तक आप अपनी बात रखिए, मेरी पोल स्ट्रेंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क के अनुसार प्रत्येक प्रवासी भारतीय के पास जो मजदूर है उसके पास 100 रुपए की जमा पूंजी रह गई। मैं देश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने प्रवासी भारतीयों के लिए, विशेष रूप से उत्तर भारतीयों के लिए, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए कौन कौन से प्रावधान प्रश्न का उत्तर तो दीजिए ना राजीव जी, कितना रुपया दिया स्टेट यूनिट से कांग्रेस से पहले चलाई, इस बारे में बहुत स्पष्ट करिए। प्रवासी मैंने पूछा एक तरफ से आप झूठे पड़वा रहे मजदूर को महाराष्ट्र में, पंजाब में, दूसरी तरफ यहाँ कह रहे हैं कि हमने उसके हित चिंतक है। प्रावधान किया महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है, उनका जो चीफ मिनिस्टर फंड है उससे निश्चित रूप से किराया दिया गया मजदूरों का, सूरत से लेकर के अहमदाबाद तक। आप जाके ट्विटर पे देखिए, आप जाके सोशल मीडिया की साइट पे देखिए, आप जाके विभिन्न मीडिया की रिपोर्ट्स को देखिए कि किस तरह कांग्रेस के लोगों ने बता दीजिए गाड़ी का किराया भुगतने का काम किया। अब मैं कह रहा हूं प्रदेश के विषय पे जो आपने कहा, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, बिल्कुल सच आप बोलिए ना कि आपने प्रवासी मजदूरों के लिए कितना दिया हर प्रदेश में, बताइए। चलिए पंजाब में कितना रुपया दिया स्टेट यूनिट ने, बताइए। की तरफ से पीएम के महाराष्ट्र में स्टेट यूनिट ने कितना रुपया दिया, बताइए। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, बताइए नहीं रहे जवाब आप दोनों जानते हैं, एक दूसरे के सवालों का आप दोनों ही जवाब नहीं देंगे। गांधी जी की बात पे बात आप दोनों जानते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के सवालों का जवाब नहीं देंगे। ये सवाल इसलिए उठाए जाते हैं ताकि पार्टी को बताया जा सके कि देखो मैं एक सेकंड गौरव जी बीच में नहीं, गौरव जी बीच में नहीं, गौरव जी प्लीज बीच में नहीं, गौरव जी इनकी बात खत्म हो जाए, आप अपना सवाल दोबारा दोहरा दीजिएगा। आप अगर पूरे कार्यक्रम में 4 बार बोले, आप 4 बार अपने सवाल पूछ लीजिएगा। अगर ये बिना जवाब दिए जाएंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि बिना जवाब दिए गए। लेकिन प्लीज एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की बात के बीच में नहीं। मेरा इतना निवेदन है बस। और मैं एक रिपोर्ट और कोट करना चाहता हूं, बोलिए राजीव जी, 30 सेकंड में। हाँ बोलिए।
30 सेकंड में रिपोर्ट कोट करना चाहता हूं। आज तक की रिपोर्ट है, आज तक की रिपोर्ट के अनुसार आज तक की रिपोर्ट ने पाया कि उत्तर प्रदेश की जो सरकारी बस है उनके फिटनेस बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके निश्चित रूप से फिटनेस ना ठीक होने से मजदूरों को ट्रेवल ही नहीं कराया जा सकता था। आपने फिटनेस पे हमारी बस मना की थी ना। 1000 बस चलती तो लाखों मजदूर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते। बसों का दर्द जा नहीं रहा है, पता लग रहा है। आज तक की रिपोर्ट ना दिखाइए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए प्लीज त्यागी जी। राज ठाकरे वीजा लगा रहे हैं मजदूरों के लिए, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मजदूर, बिहार के मजदूर यही आके सब हाल खराब करते हैं यहाँ पे, इनका कोई अता पता नहीं होता। हम तो थाली सजा के बैठे थे फिर भी भाग गए, इन्हीं की वजह से पूरा प्रॉब्लम हुआ। और आपने एक अक्षर नहीं बोला सर उस पर, एक शब्द नहीं बोला आपने उस पर। जो भी दर्शक मुझे आज तक के देख रहे हैं, पहले सेगमेंट में जो मैंने बात कही कि राज ठाकरे खुदा नहीं है, राज ठाकरे इस तरह की जो टिप्पणी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से गलत टिप्पणी है। ये मैं शुरू में कह चुका हूं, रोहित जी आप शायद भूल रहे हैं, मति भ्रम शायद आपको भी हो रहा है कहीं ना कहीं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं जी, मसला ये कहकर निकल जाने का है कि राज ठाकरे खुदा नहीं है और मैं उनकी निंदा करता हूं। हमें उनके बयान से फर्क नहीं पड़ता सर, आपको नहीं पड़ता, उसको पड़ता जो ऑटो चलाता है और उसको डंडे पड़ते हैं, उसको पड़ता सर जो मजदूरी करने जाता है और उसको खदेड़ के भगा दिया जाता है। सवाल ये उठता है उत्तर प्रदेश से, सवाल ये उठता है उत्तर प्रदेश की सरकार पे कि 2017 से लेकर 2019 तक 58 लाख लोगों ने पलायन किया। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उत्तर प्रदेश जो है 21वें सबसे निचले पायदान से ऊपर है। तो मतलब मैं ये समझ लूं कि राज ठाकरे को आपका मौन समर्थन है, हम तुम्हारी निंदा करते हैं कह के आप पर्दे के पीछे उनके साथ खड़े हैं। मैं उद्धव ठाकरे जी से अपील करता हूं कि राज ठाकरे जी के इस बयान का संज्ञान लेते हुए, अपील नहीं करते सर, आप उनको आदेश देते हैं, एफआईआर करानी होती है जब किसी के खिलाफ, आप उनको आदेश देते हैं। राज ठाकरे के लिए भी दीजिए ना आदेश उनको, क्या आप लोग अपील नहीं करते हैं उनसे? आप लोग तो एक ट्वीट करते हैं वहां काम हो जाता है सर। किसी के खिलाफ मैं आ जाऊं, अब आने दीजिए रोहित जी, मुझे उत्तर देने दीजिए। एक सेकंड मुझे सुन रहे हैं उसको बहुत स्पष्ट में कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति देश में नफरत फैलाएगा, चाहे वो कोई एंकर हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, उसके विरुद्ध एफआईआर होनी चाहिए। और निश्चित रूप से राज ठाकरे भी उससे अच्छे नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं आपको। लेकिन मेरे 2 सवालों का जवाब दिलवा दीजिए। जो लोग सुने हैं उसमें आपका दर्द महसूस हो रहा है सर, कोई बात नहीं। मेरा सवाल जो था उसका जवाब आपने जो दिया उससे लोगों को पता लग गया होगा आप किधर है किधर नहीं। सर मैं अपने आप फैसला नहीं करता, लोगों पे छोड़ देता हूं, आप भी जानते हैं इस बात। मैं आ जाऊं, आप मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे जानते हैं इस बात को। अब जरा वागीश जी से जवाब ले लूं सर। समझ रहे हैं, मैं एक बात तो कह दिया सर, आपने जो चुना उस पर आशुतोष जी ने जिस तरीके से मुस्कुराया उससे लोगों को समझ में आ गया अपने आप कि किसको किस चीज का कितना दर्द है। इसलिए इस बात से आगे बढ़ते हुए जरा वागीश जी के पास आता हूं। वागीश जी, आपकी तो सरकार भी नहीं है सर, आप तो उस गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है विकास अघाड़ी का जिसकी सरकार है। आप किस हद से कहते हैं सर कि हम वीजा लगा देंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता सर त्यागी जी प्लीज, कोई आपसे निजी बहस थोड़ी होगी, एक एक व्यक्ति बोल रहा है, जरा वागीश जी को सुन लेते हैं। बोले वागीश जी। त्यागी जी अब जरा हमको भी बोलने दीजिए, आपने बहुत बोला है, थोड़ा सा हमारा निजी थोड़ी है सर, प्लीज बोले वागीश जी। रोहित जी बहुत सीधी सी बात है, जब योगी जी ने एक सवाल खड़ा किया है उसके बाद हमने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि अगर योगी जी कह रहे हैं कि हमसे परमिशन लीजिए तो अब ऐसी व्यवस्था महाराष्ट्र में कर दीजिए कि जो भी मजदूर यहाँ आए उसका यहाँ पे पंजीकरण हो, उसका परिचय पत्र, उसके फोटो दाखिल हो, दर्ज किए जाएं और उसका रिकॉर्ड रहे कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ रह रहा है, कितने काम कर रहा है, कितने दिन के लिए काम करेगा और कब वापस जाएगा, ताकि जो अव्यवस्थाएं इस पैंडेमिक के दौरान इस वक्त हुई हैं वो इस तरह की अव्यवस्थाएं कभी दोबारा संविधान के मूल संविधान की बात हमें समझिए। त्यागी जी आप थोड़ी देर चुप रहिए, हमें बात करने दीजिए। त्यागी जी आप क्या विरोध करते हैं, आप क्या विरोध करेंगे, आप क्या विरोध करेंगे? त्यागी जी अब हमें बात करने दीजिए। हम संविधान के विरुद्ध में बात नहीं कर रहे हैं, आप संविधान के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और आप करिए कार्रवाई, आप में हिम्मत है क्या कार्रवाई करने की? अगर आप में हिम्मत है तो सबसे पहले योगी जी के खिलाफ कार्रवाई करवाइए। आप बेकार की बातें मत कीजिए, यहाँ बहस में राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हम क्या बात कर रहे हैं? योगी जी के खिलाफ कार्रवाई करवाइए। शुरुआत किसने की है? त्यागी जी उत्तर भारतीयों की राजनीति करना बंद कीजिए। हमने सबसे पहले कहा
महाराष्ट्र ने सबसे पहले कहा, महाराष्ट्र की सरकार ने शेल्टर्स की व्यवस्था की, भोजन पानी की व्यवस्था की, इसके बावजूद गए हैं। और योगी जी वहां बैठ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए राजनीति कर रहे हैं। वो हमें ये समझाने की कोशिश करेंगे योगी जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये शुरुआत योगी जी ने की है, असंवैधानिक चीजें योगी जी कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है कार्रवाई करने की तो योगी जी के खिलाफ कार्रवाई करवाइए, क्योंकि जो योगी जी कर रहे हैं हम उसी का एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर योगी जी ने ये कहा है तो अब ये शुरुआत हो जानी चाहिए। अब इस देश में, इस महाराष्ट्र में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ अगर कोई व्यक्ति आए तो वो कहाँ रहेगा, कितने दिन रहेगा, उसकी व्यवस्थाएं कैसे होंगी, इसका एक पंजीकरण होना ही चाहिए और इसकी व्यवस्थाएं आपको करनी चाहिए। वागीश जी, एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। रोहित जी बताएं। कोई भी आदमी जो आपके यहाँ बाहर से आता है, कोई भी हो, इनफैक्ट अगर आप खुद बाहर से आएंगे शहर में, मकान लेंगे किराए पर, मकान मालिक आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराता है ना सर, तो आप क्यों चाहते हैं कि वो दूसरी बार थाने में जाके अपना हिसाब किताब रखवाए? रोहित जी बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे ना, आप समझेंगे तो पूरा देश समझ जाएगा। बहुत सीधी सी बात है, इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद यहाँ के लोग गए। हम पहले भी कह रहे थे कि यहाँ के लोगों को यहाँ से जाना नहीं चाहिए। अगर यहाँ के लोगों को जरूरत है भोजन की, वो व्यवस्था दी जाए। अगर उनको जरूरत है रहने की, तो वो व्यवस्था दी जाए। सरकार वो व्यवस्थाएं कर रही थी, इसके बावजूद लोग यहाँ से पलायन करके गए। जो संकट की घड़ी में यहाँ से पलायन करके गए, उनके ऊपर हम भरोसा कैसे करें? आपने मुंबई को, महाराष्ट्र को संकट में छोड़ के आप अपने घर के लिए भाग गए। आप दोबारा आएंगे फिर से वही चीज। लगता नहीं सर कि आपका बयान, भरोसा कैसे करें, आप यकीन कैसे करें कि आप हमारे हैं? आप परप्रांतीय बन के रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते। आपको लगता नहीं परप्रांतीय बने? आपका बयान बहुत संवेदनहीन है असल में। महाराष्ट्र के बने, आपका बयान बहुत संवेदनहीन है असल में। बिल्कुल इस समय महाराष्ट्र में, की बात कर सर इस समय महाराष्ट्र में कोरोना के कितने केस हैं आपको मालूम है? इस समय महाराष्ट्र में स्थिति क्या है, मुंबई में स्थिति क्या है आपको मालूम है? एक आदमी को अगर अपनी जान का खतरा लग रहा है और वो भाग रहा है वहां से जान बचा के, तो आप ये कह रहे हैं कि हमको पता लग गया, तुम हमारे थे कि नहीं थे? रोहित मैं बोलना चाह रहा हूं। आशुतोष बोलिए अपनी बात, फिर गौरव आपके पास आ रहा हूं। बोलिए आशुतोष। रोहित मुझे लगता है कि आप लोग जो है ये राज ठाकरे को बहुत ज्यादा भाव दे रहे हैं। बहुत ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। इनके मन में कभी भी उत्तर भारतीयों के लेकर कोई पीड़ा, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा थी ही नहीं। अगर आप देखें उत्तर भारतीयों के साथ जो मारपिटाई का पूरा मामला हुआ, कई बार हुआ, एक दो बार नहीं कई बार हुआ है, वो सारे राज ठाकरे के लोगों ने किया और एमएनएस ने किया। एमएनएस आज की तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर है और एकदम खत्म होने के कगार पर है। अब वो अपने लिए तब तक ना देखें उनकी तरफ जब तक वो 2-4-5 बेचारे ऑटो वालों को, सब्जी वालों को, दूध वालों को मारपीट ना कर दें, उसकी तस्वीरें ना आ जाए, तब तक उसको नजरअंदाज करते रहे। मैं ये कह रहा हूं कि ये दरअसल राज ठाकरे की तरफ से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश है, इसलिए उसको तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है। सर ये आरोप तो हर राजनीतिक पार्टी के ऊपर है ना आशुतोष जी। प्रियंका गांधी जब बसें दे रही थी तभी बहुत सारे विश्लेषक कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, इसलिए उन्होंने यूपी में बसें लगाई, महाराष्ट्र में नहीं लगाई, राजस्थान में नहीं लगाई। कह रहे थे ना लोग तब भी सर ये बात। मैं आ जाऊं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर राज ठाकरे की तुलना अगर आप प्रियंका गांधी से करना चाहते तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। आप ही जैसे लोग कर रहे थे, मैं सीधी सी बात, अभी मैंने पॉलिटिकल को सुना कहते हुए, वो कह रहे हैं उनके मन में बड़ी पीड़ा थी। अरे राज ठाकरे के मन में कभी भी उत्तर भारतीयों को लेकर पीड़ा नहीं थी। भैया कहते किसको पिटाई की गई, कब पिटाई नहीं की गई? इन्हीं लोगों ने तो पिटाई की है। अगर राज ठाकरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाए तो इन लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। सर ये तो मतलब आप आज मौलानाओं टाइप बात करने लगे कि किसी की बात पसंद नहीं है तो उसका सर्टिफिकेट खारिज कर दो कि ये सच्चा मुसलमान नहीं है। राज ठाकरे को आपने तुरंत कह दिया कि नहीं ये तो इनकी कोई जमीन नहीं है, ये तो कोई नेता नहीं है। ऐसा मत करिए सर, वो भी चुनाव लड़ते हैं, उनकी भी राजनीतिक पार्टी है, उनके भी एमएलए चुने जाते हैं सर। महाराष्ट्र एक जमाना था राज ठाकरे का हुआ करता जब बाला साहब ठाकरे थे वहां, वो 20 साल पुरानी बात हो गई। आज राज ठाकरे वहां पे 1-2 विधायक की सीट जीत ले, बहुत बड़ी बात है। हम इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर ये बात शिवसेना की तरफ से आई होती तो मैं उसको समझता। ऐसा नहीं कि शिवसेना दूध की धुली हुई है, शिवसेना ने भी उत्तर भारतीयों के साथ अत्याचार किया है, उनके लोगों ने भी धमकियां दी, मारपिटाई की है, लेकिन उद्धव ठाकरे के आने के बाद से उस पर कमी आई। ठीक है, राज ठाकरे ने तो हमेशा ही राजनीति की। गौरव भाटिया, आपको लगता है जाने अनजाने अपने मजदूरों की सुरक्षा या अपने मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी के नाम पे आप लोगों ने लकीरें खींच ली हैं, जिसका लंबा बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में? बोलिए, उसके बाद अरविंद वाजपेयी बोलेंगे, फिर त्यागी जी आपके पास आऊंगा। बोलिए गौरव। देखिए, सबसे पहले तो पंजीकरण करने से हमारे जो प्रदेश के मजदूर हैं उनको सुरक्षा मिलेगी, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे।
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि गांधी परिवार पे निबंध लिखना और संविधान के बारे में बोलना, दोनों में बहुत फर्क है। संविधान का क्योंकि जिक्र किया राजीव त्यागी जी ने, तो पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जी, तनखा जी से बात कर लीजिएगा। अनुच्छेद 19 में डी, ई और जी पढ़िएगा, और जो अनुच्छेद 23 है ना, वो कोई भिखारी के ऊपर इस तरह का कृत्य ना हो कि जबरदस्ती भीख मंगवाए, इस पे है। ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। दूसरी बात, माय डियर फ्रेंड, मैंने आपसे सवाल किया था, आप बताइए कि स्टेट यूनिट जो कांग्रेस की है, उन्होंने कितना रुपया दिया? बीच में ना बोले माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, इनको चुप कराइए रोहित जी। त्यागी आपके पास आ रहे हैं ना, त्यागी जी अभी आपके पास आ रहे हैं ना, प्लीज आ गए। अब त्यागी जी उस्तरा प्लीज, त्यागी जी गौरव भाटिया का कमिटमेंट आपने मेरी डिबेट पे कराया था क्या? त्यागी जी गौरव भाटिया का कमिटमेंट आपने मेरी डिबेट पे कराया था क्या? सर कहीं और से बयाना लेके आएंगे, उसके बाद मेरे से कहेंगे कि इसका बात भरो, तो ये तो ठीक नहीं है ना त्यागी जी, ये गलत बात है सर। जहां आपने इनसे वादा लिया हो वहां ले जाइए इनको, उसके बाद आप उस्तरा निकालिए, तलवार निकालिए, आपका चॉइस है, लेकिन यहाँ आज तक पे नहीं सर, प्लीज। त्यागी जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस्तीफे की बात भी आपने मेरे से यहाँ नहीं की थी, जहाँ की थी वहां आपने इस्तीफा दिया था, मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज सर यहाँ ये बातें नहीं। त्यागी जी प्लीज, ये उस्तरा छोड़ दीजिए ना। त्यागी जी लाखों मजदूर आपको टीवी पर देख रहे होंगे, जिनसे आप दावा करते हैं कि मैं तुम्हारे हित की बात करने टीवी पर जाता हूं, वो सोचेंगे कि ये देखिए फिर यहां यही शुरू कर दिया इन्होंने वापस। प्लीज मत करिए ऐसा, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, छोड़ दीजिए उन बातों को। और दूसरा, किसी और चैनल पे आपका कोई पर्सनल विषय होता है सर, उसको उसी चैनल को निपटा कीजिए ना प्लीज प्लीज सर, प्लीज। गौरव फटाफट खत्म कीजिए बात को, उसके बाद अरविंद वाजपेयी। धन्यवाद, बोलने दीजिए गौरव को। मेरी दूसरी बात यह है, हमारे ही इस डिबेट में वाजपेयी जी बैठे हैं, ये भी सम्मानित अधिवक्ता हैं, ये बता देंगे कौन सही बोल रहा है कौन गलत संविधान के बारे में। दूसरी बात, मैंने पूछा इनसे, स्टेट यूनिट्स की जो लिस्ट है दे दीजिए, श्रमिक मजदूरों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कितना खर्च किया है। मैं आज तक पे एक बड़ा दावा करता हूं, इन्होंने 1 रुपया नहीं खर्च किया होगा, और ये करोड़ों रुपए का घोटाला जहां कांग्रेस की प्रदेश सरकार है वहां कर चुके होंगे। एक तस्वीर है मेरे पास रोहित जी, ये दिखाइए, ये पंजाब की है। 5 दिन तक मजदूर वहां फंसे रहे। क्या प्रियंका वाड्रा गांधी वहां गई पूछने एक बार भी? बस भेजी उन्होंने। अरे कांग्रेस शासित राज्यों में आपने शून्य का पैकेज दिया, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, और ये देखिए पंजाब में 5 दिनों तक श्रमिक मजदूर मांगते रहे कि खाना दे दो, खाना नहीं दिया। प्रियंका वाड्रा गांधी राष्ट्रीय इनकी महासचिव है या सीमित रह गई है केवल 10 जनपद तक? ये सब बातें हैं जो पूरा देश पूछ रहा है कांग्रेस। ओके, मैं त्यागी जी आपके पास आ रहा हूं, उसके पहले अरविंद वाजपेयी, मैंने जो सवाल गौरव से पूछा था आपसे पूछ रहा हूं, क्या योगी सरकार ने मजदूरों के हित के लिए जो फैसला करने की बात कही है उसकी वजह से राज्यों के बीच में लकीरें खींचेंगी, जो बात वागीश ने कही अभी? बोलिए। बिल्कुल नहीं खींचेंगी। देखिए पहले एक बात समझ लीजिए, राइट टू फ्रीडम जो गौरव बात कर रहे हैं 19G की, वो इसमें आड़े नहीं आता है। ये कमीशन बनाना होता है, ये संविधान के तहत राज्यों को भी अधिकार है और नेशनल कमीशन बनाने का अधिकार सेंट्रल को भी है। तो ये कैसे मतलब परस्पर विरोधी बातें नहीं है ये। देखिए ये वेलफेयर की बात है, मैं फिर वही बात कहूंगा कि मजदूरों के वेलफेयर के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की बात हम बहुत सदियों से इस बात की डिमांड करते हैं। अगर कोई स्टेट इसकी पहल करता है तो ये हमारे मजदूर साथियों के लिए एक गर्व की बात होगी। उसके लिए फंड भी बनेगा, उसके लिए एनरोलमेंट भी होगा, उसके लिए इंडस्ट्री भी डिफाइन होगी। देखिए हुआ क्या है कि लेबर लॉज डाइल्यूट हो चुके हैं। आप एक बात समझिए, जितने आयोग बने हैं पहले, जिसके लिए बने हैं, महिला आयोग महिलाओं की बेहतरी, अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक की बेहतरी कर पा रहा है क्या? कर रहा है क्या? देखिए इसको ऐसे ना ले, इसको ऐसे ना ले, कुछ तो बताइए। 30% कर पा रहा है, 25% कर पा रहा है, 50% कर पा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ ये अच्छी शुरुआत या है। ये केवल एक फिर से कागजी कार्रवाई है? देखिए चाहे आना कुछ नहीं हाथ में, चाहे वुमेन कमीशन है। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं ले सकते आप रोहित जी। ये एक अच्छी सोच का नतीजा आएगा। एक राज्य शुरू करेगा, दूसरा, ये रिस्ट्रिक्शंस का मामला नहीं है कि हम मजदूरों को कन्फाइन कर सकते हैं। वो हर मजदूर साथी का
और हमारा सबका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, ठीक है, उस पर कुठाराघात नहीं हो सकता है। ओके, ये वेलफेयर स्कीम की बात हो रही है, ठीक है, इसको अगर आगे बढ़ाया जाएगा और अगर देश लेवल पे भी होगा तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं होगी। हमें फक्र होगा कि योगी जी एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, राजीव त्यागी बोलिए अपनी बात, छोटे में समय कम है, बोलिएगा। देखिए, जो योगी जी बात रख रहे हैं, निश्चित रूप से अगर वो कोई आयोग बना रहे हैं, आयोग बना करके एक डाटा बैंक बनता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन बात यह है रोहित जी, जो आपने बात कही, उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध के मामले में सबसे नंबर 1 पे, और महिलाओं की सुरक्षा की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भारतीय जनता पार्टी में तो साधु मार दिया गया था, की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, योगी सरकार ने की थी। 10 लाख करोड़ रुपए आ गए, तो 10 लाख करोड़ रुपए आने के बाद भी निश्चित रूप से पूछना चाहता हूँ कहाँ का इन्वेस्टमेंट हुआ? उत्तर प्रदेश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री 1.96% है, चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में एसडीआई के मामले सबसे निचले स्तर पे उत्तर प्रदेश, उसके बारे में लोकसभा में कितनी सीटें आई, रोजगार भी आता है, उसके बारे में कुछ बताइए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लीजिए, जिसको लेकर रोहित सरदार जी ने भी ट्वीट करने का काम, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, आपने बताया नहीं कितना दिया, सारी बातें मिला के एक सेकंड, गौरव जी प्लीज, वो इंटरनेट से फैलता है, राजीव जी, राजीव जी अब ये मोबाइल फोन इत्यादि इसको छोड़ते हैं, राजीव जी ये मोबाइल फोन इत्यादि को छोड़ देते हैं, हो गया ना वो फैसला हो गया। एक सेकंड सर, बाकी सारे बिंदु जो आपने उठाए मैंने ले लिए सर, राहुल गांधी आपने बाकी सारे बिंदु जो उठाए मैंने ले लिए, लेकिन मेरा सवाल वापस वही है। वागीश जी, आपकी तो सरकार भी नहीं है सर, सरकार उद्धव ठाकरे की है, सरकार कांग्रेस की है, सरकार शरद पवार की पार्टी की है। एक सेकंड सर, त्यागी जी प्लीज, रोहित जी, गौरव जी और त्यागी जी प्लीज, गौरव जी और त्यागी जी प्लीज, गौरव जी और त्यागी जी प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, आप दोनों की आवाज डाउन करते हैं, वागीश जी की आवाज सुन रहे हैं थोड़ा सा प्लीज। राजीव जी, गौरव जी आवाज बंद, दोनों की आवाज जो बात वागीश जी के पास नहीं, आप दोनों की आवाज बंद, अब आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, दोनों बोलेंगे। रोहित जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये क्या तरीका हुआ भाई कि आप लोगों को धमकाएंगे कि नहीं महाराष्ट्र में आओगे तो ऐसा, नहीं आओगे तो वैसा, ये तो ठीक नहीं है ना सर। महाराष्ट्र में सरकार सोनिया गांधी की है, महाराष्ट्र में सरकार शरद पवार की है, इसीलिए हमने इनको लिखित में निवेदन किया है कि आप ये व्यवस्था। सर आवाज फिर चली गई आपकी, वागीश जी आवाज फिर चली गई आपकी, और माफ कीजिए इसमें मतलब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब आप बोलिए, शायद सुन पा रहे हैं आप, बोलिए। नहीं सर, आपका माइक्रोफोन हिल जाता है बार बार, लगता है कुछ उसमें पेच है, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा आपको, और आप ही को करना पड़ेगा सर। अब तो हमारे टेक्नीशियन भी नहीं होते आपके पास, आपको खुद ही करना पड़ेगा, उसको दुरुस्त कर लीजिए, उसको दुरुस्त कर लीजिए, फिर आता हूं सर आपके पास। आशुतोष, क्या मजदूरों का एक डेटा बैंक होना, क्या किसी राज्य का इस बात के लिए चिंतित होना कि मेरे यहाँ का मजदूर अगर किसी और राज्य में जा रहा है उसकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी हो, क्या ये बुरी बात है? और दूसरा, क्या एक सेकंड पूरा कर रहा हूं सर, पूरा कर रहा हूं, अगर कोई बाहर से मजदूर उत्तर प्रदेश में आ रहा होगा तो वहां पर भी इस बात की गारंटी मिल जानी चाहिए कि आप क्या सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं बाहर से आने वाले को। ये तो वाइस वर्सा हो जाना चाहिए दोनों तरफ से, बजाय इसके कि इसका विरोध कर दें और इसको कहें कि नहीं तुमको खत्म करो इस बात को। नहीं रोहित, दो चीजें हैं जो मैंने कही। पहली बात तो ये कि अगर किसी तरीके का कोई डेटा बैंक बनता है, मजदूरों के हित की बात होती है, मजदूरों की सुरक्षा की बात होती है, उनकी सामाजिक इज्जत की बात होती है, इसका विरोध किसी को नहीं करना पड़ेगा और किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैंने कहा कि जो काम आप करेंगे संविधान के दायरे में करेंगे, और ये काम जो है वो राज्य सरकार प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके कानून बना सकती है। मेरा सिर्फ इतना समझता है कि कोई राज्य सरकार आगे खड़ी होकर ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ के मजदूरों को लेने के पहले आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये संविधान सम्मत नहीं, इसलिए मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की नीयत अच्छी हो सकती है लेकिन उनको सलाह ठीक नहीं दी गई है। जो काम है वो संविधान के दायरे में होगा, संविधान सम्मत होगा। जाहिर सी बात है अगर मजदूरों के हित की बात हो रही है तो उसकी किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। गौरव भाटिया बोलिए। देखिए आशुतोष जी को मैं इतना ही कहना, योगी जी जो भी कदम उठाएंगे वो संविधान के तहत जो क्षेत्र अधिकार है प्रदेश की सरकार का और वहां की असेंबली का, उसी के तहत होगा। लेबर लॉज में जो प्रदेश की विधायिका होती है वो संशोधन कर सकती है, सरकार भी ऑर्डिनेंस लाके कर सकती है। और मैं समझता हूं ये सराहनीय कदम है क्योंकि ये सुनिश्चित करेगा कि मजदूरों को कहीं भी उत्पीड़ित ना किया जाए।
उनको कहीं भी उनके सम्मान के साथ समझौता ना हो। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ये डेटा बैंक बनाएगी और उसके बाद ऐसे एक कदम उठाएगी कि पहले उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर मिले, और अगर कोई बाहर जाता है तो भी उसको इज्जत मिले, इज्जत से रोजगार मिले, और कोई भी उसके खिलाफ कोई भी गलत कदम ना उठाए। राजीव त्यागी, आखिरी कमेंट राजीव जी, शेरवेर सुनाना हो तो अभी सुना लीजिएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए हम इस बात का मैं बिल्कुल सहमत हूं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि लोगों को उनके घर पे अगर रोजगार मिलेगा तो बेहतर व्यवस्था है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो व्यवस्था है ना रोहित जी, ये 15 लाख रुपए की तरह से 20 लाख करोड़ के पैकेज की तरह से ना हो जाए, जो लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आया, जैसे प्याज को आप छीनते चले जाते हैं। 2G कोलगेट नहीं होगा, घोटाला नहीं होगा जैसे कांग्रेस करती है। देश की सरकार की घोषणाएं हैं, 2G कोलगेट, जीजा जी, CWG, अरे जी गांधी जी, तो मैं राहुल गांधी, कोलगेट कुछ भी कहिए, अरे सारे घोटाले इतना रुपया खा गए। चलिए सर, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक अच्छी बात है, कम से कम कार्यक्रम खत्म होते होते आप सब लोग एक बात पर एक मत हैं कि अगर पहल अच्छी है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन उसमें भी कहीं कोई मीन में कोई घालमेल या कोई घोटाला, जैसा गौरव भाटिया कह रहे थे या जैसा राजीव त्यागी कह रहे थे, वैसा ना हो। नियत के स्तर पर चीज अच्छी लगती है, नीति के स्तर पर भी उतने ही तरीके से अगर लागू हो तभी बात बनेगी।